विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में जिस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर मेन एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2024 फाउंडेशन कोर्स का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग और डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। यह जो पेपर हम देख रहे हैं यह पेपर दिनांक 23 मार्च 2024 को जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दतिया के अंदर हुआ है और यह पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी यूनिवर्सिटी के सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों में यहाँ पर दो पार्ट देखेंगे। पार्ट ए में बात करेंगे हम पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की और पार्ट बी में बात करेंगे डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी की। तो हम यहाँ पर 50 प्रश्नों का संग्रह 1 बाय 1 देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में पेपर है। पेपर को हम यहाँ पर हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में उसको रेड डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? तो ए ऑप्शन लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणवत्ता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी? तो प्रश्न क्रमांक 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शेल्डन ने दी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वुडवर्थ ने दी। किसने दी? वुडवर्थ ने। प्रश्न क्रमांक 3, पर्सोना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पर्सोना शब्द का सही अर्थ होता है यहाँ पर मुखौटा, मास्क। तो तीसरे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? तो प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शेल्डन। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? शेल्डन। शेल्डन ने बताया है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से किसने व्यक्ति को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकार में बांटा है? तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेल्डन। और प्रश्न क्रमांक 6, दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि किस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं? तो वो अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो। तो छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो विद्यार्थी इन तीनों प्रश्नों का यानी कि प्रश्न क्रमांक अभी हम लोगों ने देखा 4, 5 और 6, इन तीनों का आंसर मैं आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं। विलियम शेल्डन ने सोमोटाइप नामक 3 मुख्य प्रकारों के व्यक्तित्व की पहचान की है, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व का उल्लेख किया है। पहला आता है एंडोमार्फ यानी गोलाकार, को विस्रोटॉनिक भी कहते हैं और यह एक शांत चरित्र, मिलनसार, सहिष्णुता, आराम, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व का शरीर स्थूल और मोटा होता है। दूसरा होता है मिसोमार्फी प्रकार का व्यक्तित्व, आमतौर पर एक सक्रिय प्रकार का, मुखर, जोरदार और जुझारू होता है और उनका शरीर मांसल होता है। तीसरा होता है एक्टोमार्फी यानी दुर्बल व्यक्तित्व, एक शांत प्रकार का, नाजुक, संयमित, गैर मुखर, शरीर के प्रति संवेदनशील होता है, जो दुबला, नाजुक और खराब मांसपेशियों वाला होता है। तो शेल्डन ने आगे किसी व्यक्ति को के सोमोटाइप को वर्गीकृत किया है और शरीर में प्रत्येक 3 प्रकारों पर 1 से 7 की उन्होंने रेटिंग दी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 का जो करेक्ट आंसर है वो हमने भी आपको बताया है, सी और ए जो ऑप्शन थे वो किया है और अब यहाँ पर इस पॉइंट्स के द्वारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 के बाद प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ आ जाते हैं। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का करेक्ट यदि आंसर हम लोग देखें तो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन संदेही, एकांत प्रिय रहने वाला। अंतर्मुखी की बात हो रही, बाहरमुखी की नहीं। बाह्यमुखी जो होता है वह हंसी और मजाक वाला होता है और अंतर्मुखी जो होता है वह संदेही और एकांत प्रिय व्यक्ति होता है।
आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सी गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, डिटेल आपको बताया था मैंने। प्रश्न क्रमांक 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छोटा मोटा और भारी शरीर उसके अंदर होता है। प्रश्न क्रमांक 9, क्रेशमैन ने एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एथलेटिक प्रकार का व्यक्ति होता है उससे मिलता जुलता जो होता है ना, जनरली वो देखें तो लंबाकार होता है, पर एथलेटिक व्यक्ति आयताकार भी हो सकते हैं, गोलाकार भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर मुझे लंबाकार लग रहा है, पर एक बार इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ जगह पर डी ऑप्शन भी देखने को हमें मिला है। प्रश्न क्रमांक 10, बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, लियोपोल्क बेलोक ने दिया। लियोपोल्क बेलोक ने दिया। प्रश्न क्रमांक 11, रक्षा तंत्र विच ऑफ द टू पर्सनालिटी स्ट्रक्चर यूज्ड डिफेंस मैकेनिज्म टू हैंडल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट? आईडी एंड सुपर ईगो एंड ईडी, ईगो एंड सुपर कॉन्शियस और ईगो एंड सुपर ईगो। तो प्रश्न है कि रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? तो 11वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इदम और परा अहम, मतलब आईडी एंड सुपर ईगो। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 12, फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? तो 12वें का डी है, एकांत प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया। फ्रायड ने एकांत प्रवृत्ति ने डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का। प्रश्न क्रमांक 13, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है? तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ईगो, अहम। बोलते ना मुझे अहम इस चीज का, तो व्यक्तित्व का कार्यपालक क्या होता है? अहम होता है। प्रश्न क्रमांक 14, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इदम, ईडी, खुद के बारे में बात करने वाला। प्रश्न क्रमांक 15, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय से प्राप्त अनुभवों के द्वारा जो बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो ग्रंथियों के द्वारा मतलब उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो रहेगा, उसके परिवार में क्या माहौल है, उसके विद्यालय में क्या माहौल है, इन सब के बेसिस पर वो सीखता है। प्रश्न क्रमांक 16, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जो दार्शनिक परंपरा है उसके दो भाग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो 16 का करेक्ट आंसर ए, आस्तिक और नास्तिक दो भाग हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 17, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपनिषदों का चिंतन। याद रखिएगा, उपनिषदों का चिंतन। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उपनिषदों का चिंतन। वेदांत दर्शन जो है वो उपनिषदों के चिंतन के ऊपर बेस्ड है, थिंकिंग ऑफ उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 18, न्याय का तात्पर्य है? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उचित वांछनीय सत्य और कैवल्य की प्राप्ति। प्रश्न क्रमांक 19, नास्तिक दर्शन कौन सा है? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन तीनों नास्तिक दर्शन में आते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20वां प्रश्न, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो महर्षि पतंजलि को जाता है। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्विकल्प समाधि और कैवल्य की प्राप्ति। 21वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 22, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में से बना हुआ कहा गया है? तो 22वें का करेक्ट आंसर है सी, 3 तत्वों से मिलकर बना कहा गया है, सॉरी 2 तत्वों से। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से बनाया गया है? 2 तत्वों से। 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक सजीव तत्व होता है और एक निर्जीव तत्व होता है। जैन दर्शन के अनुसार 2 तत्व होते हैं, सजीव और निर्जीव। तो 22वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 23वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन का सार क्या है? तो 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुख है, दुख का कारण है और वह शांत है, वह दुख शांत है, दुख दूर करने का उपाय। तो वैसे तो यदि हम कहें तो बौद्ध दर्शन का सबसे अच्छा सा सार है दुख से मुक्ति।
तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर बैठ रहे हैं फिट, इसलिए 23वें का डी ऑप्शन हो जाएगा। 24वां, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों की विवेचना की गई है? तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार के मूल तत्व और मानव के मूल तत्व, अर्थात 24वें का हो जाएगा सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। आगे आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 25, मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 25वें का प्रश्न का करेक्ट आंसर है 3 अंगों में। ए ऑप्शन है करेक्ट, 3 अंगों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है और इसको व्यवस्थित समझ लेते हैं हम लोग। विद्यार्थियों 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर उसमें हमने लिखा 3 कौन कौन से? मूल, अहम और परम अहम। मूल, ये मानव के सामान्य व्यवहार को दर्शाता है। यह दैनिक दिनचर्या की स्थितियों में मानव के सामान्य व्यवहार को इंगित करता है। अहम, ये कुछ विशिष्ट परिस्थितियों, जैसे हम ईगो बोलते हैं ना, वो वाली बात हो रही है। पहला तो आईडी, दूसरा अहम, यह कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मनुष्य के अहंकार को इंगित करता है। यह मानवीय व्यवहार को दर्शाता है जब मनुष्य कुछ कार्यों में अपने वर्चस्व के बारे में सोचने लग जाता है। बोलते ना, अभी इसको तो ईगो हो गया है। तो पहला तो आईडी मतलब खुद के बारे में बात करेगा, आईडी का मतलब होता है मूल, दूसरा ईगो। अब परम अहम मतलब सुपर ईगो, यह मानव के व्यवहार को इंगित करता है जब मानव किसी भी स्थिति के बारे में आश्वस्त होता है। तो सुपर ईगो इसके अंदर आ जाता है कि भैया मुझे तो अभी इस चीज़ की प्राप्ति होगी, तो आश्वस्त हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 25वें का यहाँ पर 3 जो ऑप्शन हमने बताया है, मूल, ईडी, आईडी, अहम यानी ईगो और परम अहम यानी सुपर ईगो, 3 ऑप्शन यहाँ पर है। वो तीनों का हमने एक्सप्लेनेशन अभी देखा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की तरफ। 26वां प्रश्न है, गीता में भक्ति के कितने मार्ग बताए गए? गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया है? तो वैसे गीता जो है वो पूरी कर्म प्रधान है। तो 26वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यदि हम लोग देखेंगे तो कर्म प्रधान होना चाहिए। तो गीता में कर्म के साथ ज्ञान की भी बात हुई और शक्ति की भी बात हुई है। तो 26वें करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 27, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह कथन किसका है? यह बताया गया है किसके द्वारा? तो योग इज द यूनियन ऑफ लाइफ एंड सोल, इट हैज़ बीन टोल्ड, मतलब यह सेंटेंस किसने बताया? तो इस प्रश्न क्रमांक 27 को पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं इसके एग्जैक्ट आंसर की ओर। प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर की तरफ हम लोग आ गए। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है, योग प्रणाली के संस्थापक पतंजलि के अनुसार योग इंद्रियों, स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार के नियंत्रण के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने का एक आध्यात्मिक प्रयास है। तो स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भगवत गीता योग को उस अवस्था के रूप में परिभाषित करती है जिसमें कोई उच्चतर या साकार करने योग्य नहीं है और दृढ़ता से निहित है, जिसमें एक व्यक्ति तो सभी पीड़ा और दुखों से मुक्त है। और सेकंड पॉइंट आपको जो दिख रहा है आपके काम का, वेदांत में योग को मिलन के रूप में समझा जाता है, अर्थात सर्वोच्च आत्मा के साथ व्यक्तिगत आत्मा का आध्यात्मिक मिलन है। और तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं, योग आत्मा इंटरव्यू के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रस्तुत करता है। इस प्रकार योग एक प्रकार से अभ्यास है। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा वेदांत। तो वेदांत में योग का मिलन बताया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वेदांत। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न क्रमांक 28, योग ने किन शक्तियों का विकास किया है? तो शारीरिक, मानसिक और गुप्त तीनों शक्तियों का विकास किया है। तो 28वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 29, भक्ति योग में किस बातों पर बल दिया जाता है? तो 29वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, अर्थात उपयुक्त सभी पर, डी ऑप्शन है। प्रश्न क्रमांक 30वां, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 30वें करेक्ट हो जाएगा ए, ज्ञान। प्रश्न क्रमांक 31, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश किया गया है? तो 31वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 25 तत्वों का समावेश किया गया है। कितने तत्वों का? 25 तत्वों का समावेश किया गया है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सांख्य दर्शन के 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो सांख्य दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अंक। षड दर्शन का सबसे प्राचीन भाग है ये। सांख्य दर्शन जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 25 मूल तत्व है। तो यहाँ पर देखिएगा, नाम एक बार आप लिख लीजिएगा, प्रकृति, बुद्धि, महत्व, आत्मा यानी चिंतन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, श्रुति, स्पर्श,
दृष्टि, स्वाद, गंध, 5 कामेंद्रियां, वाक, धारणा, गति, उत्सर्जन एवं प्रजनन, मस्तिष्क, पुरुष इत्यादि। तो ये कुल 25 मूल तत्व हैं और इन मूल तत्वों में ध्यान रखना सबसे पहला कौन नाम आता है? प्रकृति। याद रखिएगा, सबसे पहला प्रकृति और सबसे आखिरी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 32, यम योग साधना का कौन सा सोपान है? तो 32वें का हो जाएगा सी, प्रथम सोपान है, क्योंकि योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहला कौन सा होता है इसमें? यम। प्रश्न क्रमांक 33, यम का अर्थ किन के संगम से लगाया गया है? तो 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, मन, वचन और कर्म तीनों यम से संबंधित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 34, पुरुष और पुरुष विशेष के बीच में माध्यम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? प्रकृति। प्रश्न क्रमांक 35, मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद है, उसमें से 13 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। कितने? 13 मुख्य माने गए हैं। प्रश्न क्रमांक 36, भारत में नैतिक पतन का सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? तो नागरिकों की अशिक्षा। कौन सा? 36वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकों की अशिक्षा। आ जाते हैं हम लोग 37वें प्रश्न की तरफ। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो 37वें प्रश्न का करेक्ट आंसर में 36वें के ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, पर अब हम आगे 37वें प्रश्न की तरफ। 37 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। लोकतंत्र में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सॉरी, सभी को शिक्षित करना। 37 का ए ऑप्शन हो जाएगा सभी को शिक्षित करना। 38, समाधि अवस्था कौन सी है? तो समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब होता है ध्यान लग्न हो जाना। तो वह स्थिति जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है उसको भी समाधि कहते हैं। जब साधक ध्यानस्थ होता है उसे भी समाधि कहते हैं। तो 2 ऑप्शन तो करेक्ट हैं, पर हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि जब साधक की मृत्यु पर उसकी समाधि बनती है तो उसको भी समाधि कहते हैं। तो समाधि अवस्था कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब ऑप्शन। तो इसका आंसर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे तो बी ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38 के बाद में प्रश्न क्रमांक 39 की तरफ। 39वां क्वेश्चन आ रहा है। 39, षट कर्मों में कौन सा चक्र शामिल नहीं है? तो षट चक्रों में जब बात करते हैं तो टोटल 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में सुदर्शन चक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का जो चक्र था उसका नाम सुदर्शन चक्र है। प्रश्न क्रमांक 40, योग के अष्टांग में प्रथम 5 अंगों को क्या माना गया है? तो हमने योग के 8 अंग पढ़े। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन पांचों को, शुरुआत वाले यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इन पांचों को बहिरंग माना गया है, मतलब बाह्य साधन है ये। तो 40वें का सी। 41वां, योग के 8 अंगों में से अंतिम 3 को क्या माना गया है? तो पहले बाहर के, तो लास्ट वाले 3 क्या होंगे? अंदर के हो जाएंगे। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम आंतरिक साधना कहते हैं। सी का आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। 42, योग अभ्यास के माध्यम से निम्न से कौन से मूल्यों का विकास होता है? तो सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक तीनों मूल्यों का विकास होता है। तो डी, 42 का डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद आ जाते हैं 42 के बाद में 43 क्वेश्चन की तरफ। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में क्या शामिल नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। कौन सा वर्ड नहीं आया? मोक्ष नहीं आया। तो 43 का करेक्ट आंसर मोक्ष हो जाएगा डी। 44, निम्न में से कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है? तो अर्चना वंदन भक्ति का प्रकार है। ईश स्मरण कीर्तन ये भी भक्ति का प्रकार है। और ईश्वर की माला जपना ये भक्ति का प्रकार है। कथा श्रवण भक्ति का प्रकार नहीं माना गया है। कैसे? जैसे मैं भी आपको कुछ सुना रहा हूँ तो ये एक तरीके से कथा हो गई। मैं आपको प्रेमचंद की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ कि भैया कोई कवि आपको कोई कविता सुना रहा है, कोई कथा सुना रहा है, तो कथा जो श्रवण है वो भक्ति का प्रकार नहीं माना गया है। तो जैसे आप भी मुझे सुन रहे हो एक तरीके से कथा ही समझ सकते हो आप, तो कथा भक्ति का प्रकार नहीं है। तो 44 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 45, प्रमुख वैदिक ऋषियों में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऋषि सुनक शामिल नहीं है। तो ऋषि सुनक कौन है? तो ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम है। ब्रिटिश के अंदर पीएम है, भारतीय मूल के
व्यक्ति है, इनकी एज लगभग अभी 42 से 45 के बीच की एज है इनकी। और ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटिश में पीएम हैं। 46 स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र। 47 स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के थे। स्वामी विवेकानंद को जीवन दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो वेदांत का प्रभाव। याद रखिएगा, वेदांत का प्रभाव ज़्यादा है, पर साथ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। तो अ और ड, ए और डी दोनों में से कोई सा एक आंसर करेक्ट होगा। 49 स्वामी विवेकानंद वांटेड टू मेक मैन थ्रू द एजुकेशन। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को बनाना चाहते हैं आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर तथा सशक्त। प्रश्न क्रमांक 20 पूरक का अर्थ क्या होता है? 3 वर्ड हमने पढ़े फर्स्ट ईयर में, पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक का अर्थ होता है श्वास को भीतर लेना। तो विद्यार्थियों, ये था आपका पहला जो पार्ट है उसके 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन की। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम चल रहे हैं यहाँ से इस पेपर के सेकंड पार्ट डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी की ओर। तो विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट तक ये वीडियो अवश्य से पहुँचाएं, यानी कि शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी के साथ हम हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, आप लोग जब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल 51,000 को टच कर चुका है। आपसे अनुरोध है कि इसको आप 1 लाख तक पहुंचाए सब्सक्राइबर की संख्या। अब हम चलते हैं, देर ना करते हुए, आपका मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करता हूं, बात करता हूं फाउंडेशन कोर्स का डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी का पेपर नंबर बी सेकेंड। इसमें हम वापस 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर द्वारा डाटा को ग्रहण किया जाता है किस फॉर्म में? तो बाइनरी रूप में ग्रहण किया जाता है। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाइनरी रूप या बाइनरी लैंग्वेज। प्रश्न क्रमांक 2, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर आर, यानी आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के मूलभूत तत्व क्या होते हैं? तो हम जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एटसेट्रा होते हैं। तो करेक्ट आंसर दूसरे का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न क्रमांक 3, वेब टेक्नोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, वेब टेक्नोलॉजी को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वेब टेक्नोलॉजी में आप www की बात करते हैं, सर्वर की बात करते हो, ब्राउजर की बात करते हो, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी संरचना का विकल्प होता है? तो साइबर सिक्योरिटी में हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिंक भी आपको करना पड़ेगा और नो लिंक भी करना पड़ेगा, तो दोनों आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा, स ऑप्शन, लिंक और नो लिंक। प्रश्न क्रमांक 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ वेब, वेब का कंपोनेंट क्या है? तो जो वेब होता है, पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि URL भी होता है, HTTP भी होता है और HTML भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंटरनेट का प्रयोग का परिणाम क्या है? तो इंटरनेट के प्रयोग का परिणाम हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ARPANET नेटवर्क और टोपोलॉजी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा इंटरनेट का अनुप्रयोग है? तो 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, डाटा शेयरिंग, सर्चिंग और कम्युनिकेशन, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, वेब ब्राउज़र इज अ, तो 8वां वेब ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है, तो ए हो जाएगा ऑप्शन 8वें प्रश्न का। 9वां, वेब ब्राउज़र ऑल ऑफ एक्सेस इन्फॉर्मेशन, वेब ब्राउज़र यूज़र की जानकारी एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो शीघ्रता से और सरलता से, तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों। प्रश्न क्रमांक 10, वेब ब्राउज़र यूज प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? तो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का बी ऑप्शन, HTTP। प्रश्न क्रमांक 11, सर्च इंजन आंसरिंग मशीन है, तो सर्च इंजन में आप सिर्फ ऑनलाइन ही आंसर को सर्च कर सकते हो, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ऑनलाइन। प्रश्न क्रमांक 12, सर्च इंजन का उदाहरण है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गूगल भी है, याहू भी और बिंग भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, सर्च इंजन के लिए आधारभूत तत्व क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडेक्सिंग और क्वेरिंग, 13 का करेक्ट आंसर सी। प्रश्न क्रमांक 14, वेबसाइट कैन बी एक्सेस थ्रू, तो 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा URL,
यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर वेबसाइट के द्वारा किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो यूआरएल के द्वारा। तो 14 प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, कंप्यूटर सिक्योरिटी में सुरक्षित रहता है, तो 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सूचना सुरक्षित रहती है, नेटवर्क भी सुरक्षित रहता है और एप्लीकेशन भी सुरक्षित रहती है, तो सभी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिक्योरिटी की विधि है? एंटीवायरस भी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी और फायरवेल भी है, तो करेक्ट आंसर 16 का डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 17, फायरवेल की कमी क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फायरवेल की कमी क्या है? जटिलता है, लिमिटेड विजिबिलिटी है और कॉस्ट है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 17 का डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 18, आई बैंकिंग इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसको ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, वर्चुअल बैंकिंग बोलते हैं और ई बैंकिंग बोलते हैं, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 का डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 19, द वे ऑफ ट्रांसफर फंड ऑनलाइन ट्रांसफर करने का तरीका क्या कहलाता है? नेफ्ट है, आरटीजीएस और आईएमपीएस भी है, तो 19वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक बी, आईएमपीएस स्टैंड फॉर, तो 20वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ए ऑप्शन। 20वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां, ओटीपी मीन्स वन टाइम पासवर्ड, 21वें करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 22वां, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो 22वें का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वैसे तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन मान सकते हैं बोल रहा हूँ, होता नहीं है। एग्जैक्ट आंसर तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म। 23वां, डेबिट कार्ड में अमाउंट सीधे किसके अकाउंट से डेबिट होता है? तो कस्टमर के बैंक अकाउंट से होता है। हमारा जो एटीएम कार्ड होता है ना, उससे पैसा कहाँ से निकलता है? तो हमारी बैंक अकाउंट से निकलता है। प्रश्न क्रमांक 24, क्रेडिट कार्ड की स्थिति में ब्याज लगाया जाता है, तो भुगतान की गई राशि पर ही वो ब्याज लगता है वहाँ पर। 24वां कभी। प्रश्न क्रमांक 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 25वां प्रश्न है, ई वॉलेट से क्या अभिप्राय है? तो 25वें का ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। प्रश्न क्रमांक 26, निम्न में से कौन सा कॉमर्स का उदाहरण है? तो अमेजन, ईबे, OLX एटसेट्रा, तो सभी हो जाएगा। 26वें का डी। 27वां, ई कॉमर्स को संचालित किया जाता है, तो ई कॉमर्स को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो कंप्यूटर के द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 27 का डी ऑप्शन। 28वां, ई कॉमर्स ऑपरेट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर और कस्टमर्स टू कस्टमर, तो 28वें का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 29वां, ई कॉमर्स का तत्व क्या है? तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यूज़र भी है, वेंडर भी है और नेटवर्क भी है, तो सभी। 30वां, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं है? तो कैश ऑन डिलीवरी यानी कि COD ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं है। जब भी हम कोई ऑनलाइन सामग्री मंगाते हैं किसी भी ऑनलाइन वेब स्टोर से, तो वहाँ पर हम जब उसको कैश पेमेंट करते हैं सामान रिसीव करने के बाद, तो उसको बोलते हैं COD, कैश ऑन डिलीवरी, तो 30वां ए, COD नहीं है। 31वां, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है? 31वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न क्रमांक 32, निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर डी, उत्तरदायित्वता, पारदर्शिता, एक्यूबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिड्यूस करप्शंस, भ्रष्टाचार को घटाना। 23वें का डी। 33वां, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आता है? तो उसका नाम है उमंग। 33वें का करेक्ट आंसर बी, उमंग। 34वां प्रश्न, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 34वां प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, डॉक्यूमेंट को प्रमाणित रखना और डॉक्यूमेंट बे एक्सेस करना, तो उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न, एजेंसी के दृष्टिकोण से डिजी लॉकर का लाभ होता है रिड्यूस ओवरहेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों हो जाएगा। 35वें का सी ऑप्शन। 36वां, डिजी लॉकर में अपलोड डॉक्यूमेंट्स एक्शन में डॉक्यूमेंट्स का साइज होना चाहिए, तो 100 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 100 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 का बी। 37वां प्रश्न, डिजी लॉकर में से कौन सा सेक्शन होता है? विद्यार्थी इस प्रश्न क्रमांक 36 को एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी नया जो डाटा कभी चेंज हो गया होगा डिजी लॉकर का, कि उसकी यदि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा दी गई हो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया नहीं है। ये मैं पुराना जानकारी बता रहा हूँ। पहले 100 MB से अधिक नहीं था, मतलब मैक्सिमम 100 MB था उसमें, पर हो सकता बढ़ा दिया होगा।
मतलब 100 MB से आप कम कुछ भी रख सकते हैं, 100 MB लास्ट था, तो अब चेंज हो गया हो तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, डिजी लॉकर निम्न में से कौन सा सेक्शन होता है? तो उसमें सभी होते हैं, डेस्क बोर्ड होता है, इश्यू डॉक्यूमेंट होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट होता है। एबीसी का मतलब क्या होता है? आपके कॉलेजों में आजकल ज़्यादा ही नाम चल रहा होगा इसका एबीसी का। तो एबीसी का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। एबीसी आईडी को फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। 38 का बी। 39वां, साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी को भी कहा जाता है तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी दोनों कहा जाता है। 39 का सी। एनसीएफएस से क्या अभिप्राय है? 40वां प्रश्न थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है ये। 40वां प्रश्न थोड़ा डाउटफुल प्रश्न है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, नेशनल क्राइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। तो उपरोक्त एनसीएफएस का लगभग 15-16 तरीके के एनसीएफएस के शॉर्ट फॉर्म है। मतलब एनसीएफएस शॉर्ट फॉर्म है 15-16 अलग अलग तरीके से। इसका एक और हो सकता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस भी इसका होता है एनसीएफएस का। तो ऐसे इसके अलग अलग है। तो 4 ऑप्शन सही है, इसके 3 ऑप्शन सही है, तो डी हो जाएगा। 41, क्लाउड कंप्यूटर का मूल्य संबंधित रहता है। तो 41वां प्रश्न का हो जाएगा एक, क्लाउड में उपलब्ध डाटा से। 42, ब्लॉकचेन अटैक का वेरिएंट है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 42 का डी। 43, इनमें में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है? तो बिटिंग है, एक्स ओवर है और फ्री टेक्सटिंग है, तो सभी हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या होता है? तो साइबर ब्लैकमेलिंग होती है, धमकी देना होता है और स्टॉकिंग होती है, तो उपरोक्त सभी। 45, साइबर बुलिंग्स इंक्लूडेड नेगेटिव न्यूज़। साइबर बुलिंग में निम्न में से माध्यम में से गलत खबर को प्रचारित किया जा सकता है। तो शेयरिंग, पोस्टिंग और सेंडिंग, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 46 क्वेश्चन नंबर, सोशल इंजीनियरिंग अटैक निम्न का उपयोग करता है? तो मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन का। 46 का ए। 47, निम्न में से कौन सा हैकर फाइनेंशियल लाभ के लिए काम करता है? तो साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल्स। 48, साइबर क्राइम निम्न के द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है? तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट किया जा सकता है। 49, साइबर सिक्योरिटी निम्न को रोकने की प्रक्रिया है? तो सभी को, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, सिंपल इन्फॉर्मेशन और एनी इन्फॉर्मेशन। प्रश्न क्रमांक 50वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स सोशल मीडिया मॉनिटरिंग्स। तो निम्न में से कौन सा लाभ सोशल मॉनिटरिंग का होता है? तो बॉन्ड का प्रतिष्ठा में सुधार करना, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना, प्रचार की दृष्टिकोण है, अर्थात उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर हमने भी डिस्कस किया है, यह पेपर 23 मार्च 2024 को हुआ है। उसका सॉल्यूशन आप तक मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया है। हम लोगों ने कोशिश करी है कि 100 प्रश्नों के सही से उत्तर आप तक पहुँचे। फिर भी हम ये गारंटी नहीं लेते हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि लगभग 95 प्रश्नों के 95 या मोर देन 95 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर करेक्ट हैं, एग्जैक्ट हैं, सही हैं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे।